नमस्कार दोस्तों, मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। आज हम 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रकरण बाजार दर्शन का अभ्यास करेंगे। उससे पहले हम जैनेन्द्र कुमार की बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र और उसके साथ साथ परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये उनके उपन्यास है। जबकि वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब वो कहानी संग्रह है, और प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पुरोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये सब विचार प्रधान निबंध संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और 1990 में इस महान रचनाकार का निधन हुआ था। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों के भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ है, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। ये बाजार दर्शन नाम का जो चैप्टर है, उसमें उन्होंने बाजार के बारे में और लोगों के बारे में और खरीद शक्ति के बारे में विस्तार से बात की है। तो हम देखते हैं बाजार दर्शन। दोस्तों, अगर एकदम सरल भाषा में ऐसा कहा जाए कि बाजार किसे कहते हैं, तो कोई एक निश्चित ऐसी जगह जहाँ पर हर किसी व्यक्ति के सभी जीवन जरूरियाती वस्तु एक ही जगह पर मिल जाए, ऐसी जगह को हम बाज़ार कहते हैं। ऐसे तो पहले के ज़माने के बाज़ार से आज के ज़माने के बाज़ार बहुत बदल गए हैं। पहले हर एक दुकान वाला हर चीज़ रखता था, छोटी छोटी मोटी चीज़ों की दुकान थी, वहाँ से हम सब लोग खरीदी करते थे। लेकिन आज के ज़माने में वह बाज़ार की जगह मॉल ने ले ली है। आज मॉल में जाना एक स्टेटस की बात कही जाती है। इसी बात को लेकर लेखक ने यहाँ पर कटाक्ष भी किया हुआ है। तो आगे देखते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाज़ार गए थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। लेखक कह रहे कि उनके मित्र एक बार बाज़ार खरीदी करने गए थे, वे मामूली चीज़ लेने गए, लेकिन जब वो लौटे तो बहुत सारी चीज़ें ले आए थे। तो मैंने कहा, यह क्या? वे बोले, यह जो साथ थी, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूँ? फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा विशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसे की गर्मी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास अचानक से पैसे आ जाए तो उसके तेवर बदल जाते हैं। इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि दोस्त की परख पैसे आने के बाद ही होती है। पैसे नहीं होते हैं तब तो सब उससे नॉर्मली व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास पैसे आ जाते हैं, उनके बोलचाल के, बात करने के जो तरीके होते हैं, रीत होती है, वो बदल जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पैसे में गर्मी है। ऐसे सच में पैसे में गर्मी होती नहीं, लेकिन पैसे से गर्मी आ जाती है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसे आ जाते हैं
बहुत सारे पैसे आ जाते हैं अचानक से, उस व्यक्ति के हाव भाव से पता चल जाता है कि हाँ इसको पैसे की गर्मी लग गई है। पैसा पावर है। हाँ, ये भी बात सही है कि पैसा पावर है, क्योंकि आज के ज़माने में व्यक्ति पैसे से सब कुछ कर सकता है, हर कुछ खरीद सकता है। यह कहानी बहुत साल पहले लिखी गई थी, लेकिन वो आज के समय में हम लोगों को एकदम आज के समय के समकालीन समय में, आज के समय में जो है वो हमें आज के समय के बारे में उन्होंने बहुत साल पहले लिख दिया था कि पैसा पावर है। पर उसके सबूत के आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? जैसे आदमी के पास पैसे आ जाते हैं वैसे उसके रिश्तेदार और दोस्त दोनों बढ़ जाते हैं। अगर हर पैसे वाला भी आदमी ये सोचता है कि अगर पैसे और हमारे अगल बगल में लोग खड़े नहीं रहते हैं तो फिर ऐसे पैसे का पावर क्या है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पैसे कितने हैं वो देखने के लिए हमें बैंक के हिसाब को देखना पड़ता है। पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं, लेकिन जो माल असबाब मतलब जो संपत्ति है वो मकान कोठी वो सब है वो तो अनदेखे भी देखते हैं, मतलब नहीं देखना नहीं, किसी को नहीं दिखाते फिर भी दिख जाती है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर मतलब खरीद सकती, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इसलिए उन्हें परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। ये फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। खरीद सकती होनी चाहिए, लेकिन संयम भी होना चाहिए। जो चीज़ नहीं ज़रूरी है उसे खरीद कर नुकसान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में मिलने वाली हर एक चीज़ हमारे ज़रूरत की ही हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिसके बगैर पहले भी लोग जिंदा रहते थे, आज भी जिंदा है और आने वाले समय में भी जिंदा रहेंगे। लेकिन आज ये टेलीविज़न के युग में जब विज्ञापन इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, हाँ आज हर एक माध्यम में हमें विज्ञापन दिखाई देता है। वो विज्ञापन हमें इस बात की ओर आकर्षित करता है कि हमें यह चीज़ खरीद लेनी चाहिए, चाहे वो फिर वो फिजूल खर्ची ही क्यों ना हो। वे पैसे बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला होता है। आप बाज़ार में जब भी कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम एक चीज़ खरीदने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें 100 से अधिक चीज़ें देखने को मिलती है और उसमें से 5 हम खरीद लाते हैं, उसमें से 4 हमारे काम की ना भी हो तो भी, क्योंकि हमारा मन उसकी ओर आकर्षित होता है। आजकल के ज़माने में जो बड़े बड़े मॉल बने हैं, मॉल में भी मॉल चलाने वाले लोगों की और वहाँ का जो मैनेजमेंट करते हैं उन लोगों की यही एक मोनोपोली रहती है कि मॉल में आप कभी भी जाओ ना तो कोई भी जगह खाली नहीं रखेंगे। हर जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें रखेंगे और चीज़ें इस तरह रखेंगे कि आने जाने वाले लोगों को तुरंत उनकी नज़र में आए और उन्हें खरीद करने के लिए मन हो जाए। तो आगे देखते हैं कि वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा होता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास सिर्फ पैसे होने चाहिए। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। लेखक ने कहा कि मैंने मित्र से कहा कि भाई ये क्या खरीद लाए? तब उन्होंने अपनी पॉकेट दिखाते हुए कह दिया कि भाई अब कुछ बचे नहीं है, रेल खर्च के ही थोड़े से बचे हैं। मैंने तब तक माना कि और पैसा होता तो सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। आजकल के ज़माने में लोग जो चीज़ खुद के परिवार के लिए ज़रूरी होती है वो बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो सिर्फ ये दिखाने के लिए खरीद करते हैं कि हम भी पैसे वाले हैं, हम भी खरीद सकते हैं और ये चीज़ लेने की हैसियत हमारी भी है। लेकिन उसमें से बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिनकी वो चीज़ सच में उन लोगों की ज़रूरत थी। बाकी सब लोगों तो दिखावे के लिए या फिर अब खुद के पास भी पैसे है ऐसी बात फैलाने के लिए ही, या फिर ऐसी बात औरों को पता चले इसलिए भी खरीद करते रहते हैं। और जैसे कि वो लोह चिमक वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही बाज़ार में बड़ी बड़ी विज्ञापन जो दी जाती है टीवी में, अखबार में और बाकी सब चैनलों पर, वो यही बात दर्शाती है कि आप आइए और हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बाकी सब प्रोडक्ट से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाज़ार।
मैंने बोला कि बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद इंसान न जो चीज़ न उपयोगी हो ऐसी भी चीज़ें खरीद लाता है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक मतलब फोगत, व्यर्थ। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहिया ही हो जो ना फंसे। लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं कि बाज़ार में जाओ तो वो शैतान का जाल बिछा होता है, वैसा होता है। सब लोग अपनी अपनी दुकानों में या फिर अपने बड़े बड़े मॉल में और हर जगह पर हर माल को ऐसे सजा कर रखते हैं जैसे कि वो खरीदने वाला उसे अपने आप उसमें फंस जाता है। मैंने मन में कहा ठीक, बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अभी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जागता है। लेखक अपने मन में ये सोचते हैं कि बाज़ार में कोई हमें ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ हमें पकड़ा नहीं देता, लेकिन बाज़ार का माहौल ऐसा होता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ का माहौल ऐसा बन जाता है लोगों की बोली से कि हम लोग वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है। हम लोग बड़े से मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ये खरीदो या ना खरीदो, लेकिन हम अपने आप ही वहाँ पर खरीद करने के लिए निकल पड़ते हैं। चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना पिरीमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना की विकल भी ना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतुष्ट, तूषण और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। लेखक ये सोचते कि अगर कोई बाज़ार की चौक से गुजरता है और अगर कोई चीज़ उसे आकर्षित ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हर चीज़ उसे पागल कर देती है। एक और मित्र की बात है, लेखक अपने दूसरे एक मित्र के बारे में बताते हैं कि एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गण बाज़ार से कहीं शाम को वापस आए, हाथ तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक के मित्र जो बाज़ार गए थे वो कुछ खरीद के नहीं आए, और जब लेखक ने पूछा कि तुम कुछ क्यों नहीं खरीद के लाए, तो वो सोचे कि वो कहते कि मैं बाज़ार में गया तो सब कुछ चीज़ें मुझे पसंद आ गई और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे और इतनी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं सोच में पड़ गया कि अगर एक चीज़ लूँगा तो बाकी सब चीज़ें छूट जाएंगी, इससे अच्छा है कुछ नहीं लेना है। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। जब हम घर से ही तय करके नहीं निकलते कि हमें कौन सी चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें, तो बाकी सब चीज़ें हमें घेर लेती है। उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन के प्रति अपना कोई मकसद नहीं बना लेता और फिर वो ऐसे ही बिना मकसद के जैसे कि निकल पड़ता है, जैसे कि कोई आदमी अपना टारगेट या लक्ष्य तय किए बिना निकल पड़ता है तो वो रास्ता भूल जाता है, वो कहीं मंजिल पर नहीं पहुंचता, क्योंकि उसने पहले से अपनी मंजिल तय नहीं की थी। इसी प्रकार यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम बाज़ार जाएंगे, पहले से हमें तय करना है कि हमें क्या खरीदना है, तो हमारी नज़र बाकी कोई चीज़ पर नहीं पड़ेगी, हम सीधे अपनी जो चीज़ चाहिए वहाँ पर पहुँचेंगे। उसी प्रकार जैसे कि अगर हमारा कोई पहले से लक्ष्य हो, टारगेट हो, हमारा कोई गोल हो, तो वहाँ पर जाने के लिए हम पहले से पता है कि हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम उस तरफ जाने के लिए जाने वाले रास्ते के ऊपर चलेंगे। लेकिन अगर हमारा रास्ता तय नहीं है, हमारी मंजिल तय नहीं है, तो हमें सरलता से रास्ता नहीं मिलेगा। लेखक लिखते हैं कि और तब परिणाम टास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। लेखक कहते हैं कि अगर हमें खुद पता नहीं है कि हमारी मंजिल क्या है, तो आने वाले समय में ये सब बातें हमारे लिए बहुत त्रासजनक होगी। बाज़ार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, आँख की राह काम करता है। और रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। लेखक कहते हैं कि बाज़ार में एक जादू होता है, वह जादू आँखों की राह काम करता है, मतलब आँखों के रास्ते से काम करता है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही उसकी भी एक मर्यादा है कि जेब भरी हो और मन खाली हो।
ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब में बहुत सारे पैसे भरे हो और मन में यह तय नहीं हो कि क्या खरीदना है, तब हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लाते हैं। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाए। अगर जेब में पैसे नहीं और मन भरा ना हो तो भी हम खरीदने के लिए तैयार होते हैं। मन खाली हो तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। लेखक लिखे कि पैसे बहुत है, लेकिन अगर कोई मन में कोई बात नहीं है तो वो जैसे ही बाजार जाएंगे उनको अपने आप बहुत सारी चीज़ें याद आने लगेगी कि कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हो तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ। अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं तब, मतलब हमारी जेब भरी होती है, तब हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो हमारा मन दोनों तरफ आकर्षित होता है। ये चीज़ भी ले लूँ और वो चीज़ भी ले लूँ। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। पहली बार जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इससे हमारा जीवन जो है वो सरल बनेगा। लेकिन जब वो हम चीज़ खरीद लाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चला कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग, एक दर्शन देता हूँ, पहले के ज़माने में लोग गर्मी के सीज़नों में पेड़ के नीचे सोते थे या फिर हाथों से पंखा डालकर सोते थे। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद पंखे की खोज हुई और आज के ज़माने में एसी की, जो एयर कंडीशन है वो गर्मी में हमें ठंडक तो देता है लेकिन उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये जो हमारे जीवन ज़रूरत की चीज़ थी वो धीरे धीरे करके हमारी कमज़ोरी बन गई और उससे हमें बहुत सारा नुकसान भी होने लगा है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति लंबे अरसे तक एयर कंडीशन में रहता है उसको फिर एयर कंडीशन के बिना वह नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आदत हो गई है। इसलिए लेखक यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हमारे मन के ऊपर जब बाजार का जादू हो रहा है तब हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लाते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए किसी काम की नहीं है। वो हमारा जीवन सरल बनाने की जगह वो हमारे जीवन को कठिन बना देती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिलती की और खुराक ही मिलती है। लेखक कहते हैं कि अगर हम ऐसी चीज़ें खरीद लाते हैं तो हमारे अभिमान को वो पोषण देती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जकर रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण वह क्या कम जकर होगी। अगर कोई हमें रेशम के धागे से बांध दे तो उसका ये मतलब थोड़ा है कि रेशम का धागा है इसलिए जकर अच्छी है। आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। बाजार की जादू से बचने का सबसे सरल उपाय ये है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। सबसे सरल बात यहाँ पर बताई गई है। ये बहुत समझने वाली बात है कि हमें उस वक्त बाजार जाना चाहिए इस बाजार की जादू या प्रभाव से बचने के लिए। वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मतलब अगर बाजार जाना है तो पहले से तय करके निकलो कि हमें कहाँ जाना है और बाज़ार में कहाँ से कौन सी चीज़ ले लेनी है, कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सोचो। और मन खाली हो, जब हमें ये तय नहीं कर पाते हो कि हमें कौन सी चीज़ें खरीदनी है तब कभी बाज़ार ही ना जाओ। ये दोनों परिस्थितियों में हमारा मन ही विजय पाएगा। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। हाँ, गर्मी के मौसम में जब लू लग जाती है तब हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा बाहर जा रहे हैं तो पहले से पानी पीकर जाओ, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो गर्मी बढ़ती है तो शरीर में से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है और फिर शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से कभी कभी आदमी को चक्कर आता है और कभी कभी तो किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में अगर बाहर जाना है दिन में धूप में तो पानी पीकर जाना चाहिए ताकि शरीर में पानी का प्रमाण जो है वो बना रहे। यहाँ पर लेखक ये कह रहे कि पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। जैसे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है, जो लू लगने की संभावना होती है वो व्यर्थ हो जाती है। ऐसे ही मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद नहीं देगा। तब बाजार तुमसे कुतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कुतर्थता है आवश्यकता के समय काम आना।
बाज़ार में मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से बहुत कम चीज़ों का हमें ज़रूरत हम बहुत कम चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन बाज़ार की जो असली भूमिका है वो यह है कि जो चीज़ जिसको ज़रूरतमंद है वो चीज़ उसे उस वक्त मिल जाए। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। लेखक ये कहना कि एक बात गौर करने वाली है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। मतलब मन के अंदर भाव नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई चीज़ें खरीदने की इच्छा हो, उम्मीद हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। अगर हमारे मन में कोई चीज़ खरीदने की इच्छा होगी तब हम उस चीज़ के लिए की कीमत जानेंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे और उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। अगर कोई मनुष्य सभी इच्छाओं कामनाओं से तृप्त हो जाए या फिर इच्छाओं कामनाओं से एक स्टेप ऊपर चला जाए तो फिर वो भगवान के दर्जे का हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा करना तो मनुष्य के बस की बात नहीं है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को कि एक आदमी ने जनरल स्टोर खोला था, वो बहुत बड़ा था। उसकी जो जनरल शॉप था उसके अंदर कुल मिलाकर 21,000 चीज़ें मिल रही थी, उसने बेचने के लिए रखी थी 21,000। तब उसी दुकान में पहले ही दिन जब उस दुकान का उद्घाटन हुआ, उस दुकान का प्रारंभ हुआ, तभी एक साधु महात्मा वहाँ आते हैं और साधु महात्मा कहते हैं कि आज तुमने ये पहले आज से आज दुकान शुरू की थी कि हाँ ठीक है। तो उस दुकानदार ने कहा महाराज आप बोलिए, अब जो चीज़ बोलोगे वो मैं आपको दे दूँगा। तो वो जो साधु महाराज थे वो पूरी दुकान में घूमे और सब चीज़ देख ली, और फिर एक जो डिब्बा था वो पूरा खाली था। उसने तब वो साधु महाराज ने उस दुकानदार को कहा कि ये दे दो। तो उसने कहा महाराज माफ़ कीजिएगा, इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये तो खाली है। तो महाराज ने कहा कि खाली है ना, वही चाहिए। क्योंकि इस वक्त इसलिए कहा क्योंकि जो भी मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह माया मद अहंकार गर्व ये सब चीज़ें हैं, वो तो भगवान को नहीं पा सकता ना। भगवान को वह व्यक्ति पा सकता है, भगवान को वह व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, या फिर भगवान के सच्चे मन से दर्शन कर सकता है वही व्यक्ति जिसके अंदर ये सब लोभ मोह क्रोध काम वो सब ना हो। इसलिए वो महाराज ऐसा कहते हैं कि मुझे तो ऐसा व्यक्ति ऐसी चीज़ चाहिए जो खाली हो। कहने का मतलब ये है कि खाली वही होता है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना ना रही हो। आगे देखते हैं कि शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता, सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। लेखक यहाँ पर ये कह रहे कि तप की राह रेगिस्तान की ओर ले जाती है, सब चीज़ों से दूर, लेकिन मोक्ष की राह वो नहीं है। थाथ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। एक तरफ हम दुनिया के थाथ मात को जो देखते रहते हैं और दूसरी ओर हमारे मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, वो मोह नहीं है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वह नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। लेखक लिख रहे हैं कि ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। लेखक कहते हैं कि लाभ देखकर अगर हमारी आँखें फोड़ दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते। लेखक कैसे कहते हैं कि अगर आँख फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आँख बंद कर देने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सपने भी तो आँख बंद करने के बाद ही देखते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं। तब APJ अब्दुल कलाम साहब की एक 2 लाइन है, वो कहते हैं कि सपने वो नहीं है जो रात को सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने ही नहीं देते। सच में अगर कोई व्यक्ति कोई किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोच लेता है, वो अपना सपना समझता है कि वो मेरा ड्रीम है और मुझे वहाँ तक वो चीज़ अचीव करनी है, तब उसको रात को नींद भी नहीं आएगी। उसको हर वक्त हर जगह वही चीज़ दिखाई देगी कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा मकसद है, वो मेरा टारगेट है, वो मेरा गोल है जिसे मुझे अचीव करना है, मुझे प्राप्त करना है। लेकिन हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या फिर हमारा जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं
कि इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारठ है, यह तो हठ वाला योग है, हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है। लेखक कह रहे कि जो हठ वाला योग होता है उसमें मनुष्य अगर ये हठ वाला योग करे तो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनता है। लेकिन हठ ही हठ है, जहाँ पर सिर्फ जिद है हठ है, वह योग नहीं है, क्योंकि इससे मन क्रुश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे यह व्यापक की जंग संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मुंड कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। लेखक यहाँ पर लिख रहा है कि अगर हम में पूर्णता होती, मनुष्य तो ऐसा है कि आज वो जो कुछ भी प्राप्त करता है दूसरे दिन ऐसे उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, उसके मन में नए ख्याल आते हैं। जैसे कि पैदल चलने वाला भी ये सोचता है कि अगर बाइक हो तो अच्छी बात है, और बाइक वाला ये सोचते हैं कि यार बाइक में हम लोग बारिश में भीग जाते हैं, या फिर गर्मी के मौसम में हमें धूप लगती है तो हमें 4 व्हील चाहिए। 4 व्हील वाला ये सोचता है कि ये छोटी 4 व्हील है, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी वाला ये सोचता है कि 1 है 2 चाहिए। 2 वाला ये सोचता है कि 2 है 4 होनी चाहिए। 4 वाला ये सोचता है कि अब रास्ते पे ट्रैफिक बहुत है, हमें हेलीकॉप्टर खरीद लेना चाहिए। ऐसे एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसलिए लेखक यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि हम कहाँ पूर्ण रूप से तृप्त है। कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य न होते। अपूर्ण है, इसी से हम है। सच्चा ज्ञान सदा उसी के साथ उसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अंततः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। आज दोस्तों हमारी जो बात है वो आज हमारी बात को आज यहाँ पर ही रोक रहे हैं। दूसरे वीडियो में हम इसी पैराग्राफ को लेकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, और इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, उसके अंदर या फिर मेरे पर्सनल मैसेज नंबर पर मुझे मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके जो प्रश्न हैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।